हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद द सेशन जिसमें आज हम लोग 8th ऑफ फरवरी के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो हियर वी स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। सो व्हाट हैपेंड, तो त्रिपुरा में एक इंसिडेंट हुआ था। त्रिपुरा में क्या हुआ कि कुछ लोग थे, उन लोगों ने सोशल मीडिया पर कम्युनल वायलेंस को लेकर कुछ पोस्ट किया कि कम्युनल वायलेंस होने लगा है और कम्युनल वायलेंस नहीं होना चाहिए, उस ये सारी बातें लिखी गई। अब व्हाट हैपन, तो जो लोग सोशल मीडिया पे गए थे उनका हरासमेंट किया जा रहा है बाय द त्रिपुरा पुलिस, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा त्रिपुरा पुलिस को ऑर्डर दिया है कि अगर नेक्स्ट टाइम आपने उनको नोटिस दिया या हरास करने की कोशिश करी उन सिटीजन्स को जो कि सोशल मीडिया पे गए अबाउट द कम्युनल वायलेंस इंसिडेंट, तो हम आपके अगेंस्ट एक्शन लेंगे। दैट्स व्हाट सुप्रीम कोर्ट हैड स्टेटेड। मूविंग फर्दर, सो हुआ क्या, इंडिया ने डिप्लोमेटिक बॉयकॉट कर दिया था विंटर ओलंपिक से। उसका रीजन यही था क्योंकि चाइनीज पीएलए आर्मी का एक कमांडर जो कि गलवान वैली क्लैश में इन्वॉल्व था, वो वन ऑफ द टॉर्च बियरर था। अब इसी इंसिडेंट को लेकर गवर्नमेंट ने बोला कि इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि आप गेम्स को पॉलिटिसाइज कर रहे हो, उसमें गेम्स में पॉलिटिक्स लेके आ रहे हो, इसके चलते हम डिप्लोमेटिक बॉयकॉट करते हैं इस विंटर ओलंपिक्स से। अच्छा, एक चीज आप नोट डाउन कर लेना कि विंटर ओलंपिक्स जो है ना, विंटर ओलंपिक्स कब स्टार्ट हुए थे, तो आई टेल यू, विंटर ओलंपिक्स स्टार्टेड इन द ईयर 1908। समर ओलंपिक के साथ ही हुए थे लंदन में। लंदन ने होस्ट किया था। तो फर्स्ट विंटर ओलंपिक्स कब हुए? 1908 में, विथ आपका समर ओलंपिक्स इन द सिटी ऑफ लंदन, फर्स्ट विंटर ओलंपिक्स। ओके, और अभी जो विंटर ओलंपिक्स है वो आपके विंटर ओलंपिक्स आपका क्या बोलते हैं, बीजिंग में हो रहे हैं। हाँ, तो फिर चाइनीज गवर्नमेंट का रिप्लाई आया है। चाइनीज गवर्नमेंट का सिंपल सा कहना है, उन्होंने बोला कि देखो, अगर देखा जाए तो 1200 टॉर्च बेयरर हैं, है ना। पूरे ऑल ओवर जो विंटर ओलंपिक्स हुआ उसमें 1200 टॉर्च बेयरर है, तो किसी ने किसी को लाना था उसमें। आप इस चीज को क्यों इतना सीरियसली ले रहे हो? हमने कोई पॉलिटिसाइज करने का हमारा कोई इंटेंशन नहीं था, ना ही हमारा कुछ ऐसा इंटेंशन था कि हम सेंटिमेंट्स हर्ट करें इंडियन गवर्नमेंट के। ओके, मूविंग फर्दर towards the next news. So it's about India support give ties new energy to श्रीलंकन फॉरेन मिनिस्टर। तो अभी श्रीलंका के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो अभी GL पेरिस, वो अभी इंडिया आए हुए हैं और इंडिया में अपने काउंटर पार्ट उनके इंडिया में काउंटर पार्ट इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। एंड उनका जो मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन होगा वो पॉइंट ऑफ डिस्कशन होगा अबाउट दी फिशरमेंस को लेकर। एंड जो इंडिया के फिशरमेंस हैं, तमिलियन फिशरमेंस जो डीप सी ट्रॉलर यूज करते हैं, उस चीज को लेकर। एंड उसके साथ साथ और भी एग्रीमेंट्स और नए एनर्जी डील साइन होंगे इंडिया और श्रीलंका के बीच में। एंड ही हैज रिफर्ड कि इंडिया ने हमें बहुत हेल्प करी है रिसेंटली, बिकॉज इंडिया ने उनको $1 बिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है इन द फॉर्म ऑफ करेंसी स्वैप अरेंजमेंट ऑफ अप टू $400 million एंड डेट डिफर्ड ऑफ $550 million। तो देखो, करेंसी स्वैप अरेंजमेंट का मतलब कि जब भी दो कंट्रीज में ट्रेड होता है ना, तो हम डॉलर्स के बेसिस पर कैलकुलेट करते हैं, है ना। लेकिन करेंसी स्वैप अरेंजमेंट में क्या हो जाता है कि आप अपनी करेंसी के बेस पे पैसा देना, हम अपनी करेंसी के बेस पे पैसा देंगे, ठीक है। एंड डेट डिफरमेंट का मतलब होता है, डेट डिफरल का मतलब होता है कि आपने बैंक से लोन लिया। अब बैंक से लोन लिया तो आप बेसिकली आपको आपके ऊपर डेट चढ़ गया, आपको डेट चुकाना पड़ेगा। तो एक डेट फिक्स्ड होती है कि भाई इस डेट को आपको इतना इतना डेट दे चुकाना है, एक डेट फिक्स्ड होती है ना। तो डेट डिफरमेंट का मतलब है कि जिस दिन आपको डेट चुकाना था वो और एक्सटेंड कर दी गई। मूविंग फर्दर, हमें सिटी की न्यूज नहीं पढ़नी है तो हम डायरेक्टली स्टेट न्यूज पे जंप अप करेंगे। सो या ऑन द स्टेट न्यूज, सो राजस्थान का सबसे बड़ा एग्जाम REET, राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर्स, कैंसिल कर दिया गया एंड उसको एक्सटेंड कर दिया गया। आपके आपके अभी अनाउंस नहीं हुआ डेट, बट अनाउंस हो जाएगा इन द अपकमिंग डेज। व्हाट हैपन, तो हुआ क्या, कैंसिल क्यों करना पड़ा? बिकॉज RTTE2 का जो एग्जामिनेशन पेपर है वो लीक हो गया, जिसके चलते गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि हम लोग अभी जो एग्जाम होने वाला था, राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर लेवल 2,
वो हम कैंसिल करते हैं। मूविंग फर्दर, सो दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को 2 हफ्तों का टाइम दिया है कि भैया आपके पास 2 हफ्तों का टाइम है, आप डिसाइड कर लो मैराइटल रेप को लेकर, मैराइटल रेप के इशू को लेकर आपको हम 2 महीने का टाइम देते हैं। जब ये बात तुषार मेहता को पता लगी, जो कि सॉलिसिटर जनरल है, उन्होंने बोला कि हम मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी चीज पर लॉ नहीं बना सकता, किसी भी चीज में लॉ नहीं बना अनटिल एंड अनलेस वो कंसल्टेटिव प्रोसेस से गुजर ना जाए। एंड आप मैराइटल रेप की बात कर रहे हैं, तो मैराइटल रेप में अभी तक कंसल्टेटिव प्रोसेस नहीं हुई बाय द लेजिस्लेटिव एंड बाय द एग्जीक्यूटिव। सो अगर हम विदाउट एनी कंसल्टेटिव प्रोसेस डन बाय द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव अगर हम लॉ बनाते हैं, तो एक इनजस्टिस क्रिएट हो जाएगा टू द वन सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज, जिसके चलते गवर्नमेंट के पास जो 2 हफ्ते का टाइम दिया गया बाय द हाई कोर्ट वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मूविंग फर्दर, सो अभी हमने एक न्यूज पढ़ी थी और समय से पढ़ते हुए आ रहे थे, रिजर्वेशन इन दी आपका लोकल इलेक्शंस, लोकल बॉडी इलेक्शंस, मतलब पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज के इलेक्शंस में। एंड महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ओबीसी रिजर्वेशन भी दिया था, अदर बैकवर्ड क्लास को रिजर्वेशन भी दिया था इन दी अपकमिंग लोकल बॉडीज के इलेक्शंस में। बट सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि भैया आप उन सीट्स पे इलेक्शन मत कराओ जहां पर आपने सीट रिजर्व कर रखी है। फिर महाराष्ट्र गवर्नमेंट डिसीजन लिया कि भैया जब तक इस इशू पर क्लैरिफिकेशन नहीं आ जाता हम लोग लोकल बॉडीज के इलेक्शन कंडक्ट नहीं कराएंगे। सो सुप्रीम कोर्ट में प्ली फाइल हुई और सुप्रीम कोर्ट में वो हियरिंग चल रही है। अब हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट ने जो डेट फिक्स करी थी उसको उन्होंने पहले से ही अब थोड़ी सी और उन्होंने पीछे कर लिया। मतलब अब सुप्रीम कोर्ट विल नियरली सून द प्ली ऑफ ओबीसी रिजर्वेशन। रीजन बीइंग क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट में जब पहला दिन था, सुप्रीम कोर्ट ने सिंपल सी बात बोली थी कि भाई आपने रिजर्वेशन दिया होगा, तो रिजर्वेशन का सबसे बड़ा क्राइटेरिया जो होता है वो होता है डेटा। आपके पास डेटा कहाँ है, आप हमें डेटा दो। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट उसी काम में जुट गई कि हमें डेटा जो है कलेक्ट करना है। फाइनली महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास इंटर्म रिपोर्ट आ चुकी है बैकवर्ड क्लासेस पैनल की, जिसके चलते वो डेटा जो है सुप्रीम कोर्ट को प्रोवाइड करेंगे। सुप्रीम कोर्ट जो है वो प्ली हियर करेगी अबाउट द ओबीसी रिजर्वेशन इन द लोकल बॉडीज इलेक्शन। मूविंग फर्दर ऑन द स्टेट न्यूज, सो केरला से एक न्यूज है। सो लोका आयुक्त ऑर्डिनेंस, अब लोका आयुक्त ऑर्डिनेंस हम पढ़ रहे थे, क्या था इस पर हमने एडिटोरियल भी पढ़ा था। तो इन द ईयर 1997 जो आपके चीफ मिनिस्टर थे उस समय के, आपके के नयनर, वो एक लॉ लेके आए थे 1999, सॉरी, दैट इज केरला लोकायुक्त एक्ट। एंड लोकायुक्त एक्ट क्या था, इट्स अबाउट कि अगर पहले बात तो एक जो लोकायुक्त होगा ना, वो किसी पर भी इन्वेस्टिगेट कर सकता है, चाहे पब्लिक ऑफिसर हो चाहे पॉलिटिशियन हो, किसी पर भी। एंड अगर एविडेंस दिखता है ऑन द फेस ऑफ इट, एविडेंस दिखाता है कि उस पर्सन का इन्वॉल्व है उस ब्लैक मनी में या करप्शन में, तो उसको अपनी पोस्ट से रिजाइन करना होगा। ये लिखा हुआ था इस एक्ट के अंडर। लेकिन जो पिनराई विजयन की गवर्नमेंट है, अभी रिसेंटली उनका क्या हुआ कि एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ा, इवन दो अभी कुछ निकला नहीं, अभी कुछ ऐसा कॉन्क्रीट या एविडेंस, कॉन्क्रीट रिजल्ट नहीं निकला, या किसी ने रिपोर्ट नहीं दी किसी कमेटी ने कि भाई ये पर्सन जो है ये कन्विक्टेड है, इन्होंने किया हुआ है, वो भी एक्यूज थे, बट हाँ एविडेंस उनके अगेंस्ट जा रहे थे, जिसके चलते उनको अपनी पोस्ट से रिजाइन करना पड़ा। तो पिनराई विजयन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि हम लोग एक चेंज लेके आएंगे लोकायुक्त ऑर्डिनेंस के अंडर, एंड दैट चेंज विल बी कि कंपिटेंट अथॉरिटी जो होगी उसके ऊपर ऑब्लिगेशन होगा कि जो डिक्लेरेशन ऑफ गिल्ट है उसको एक बार फिर से रिव्यू करे, है ना, फिर से रिव्यू किया जाए। अब उस चीज को लेकर बहुत सारे अपोजिशन के जो लोग हैं इन लाइक आपके केरला में बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, वो लोग इस ऑर्डिनेंस का अपोज करने लगे कि ऑर्डिनेंस पास नहीं होना चाहिए, गवर्नर को साइन नहीं करना चाहिए। बट फाइनली गवर्नर जो केरला के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, उन्होंने असेंट दे दी है टू द लोकायुक्त ऑर्डिनेंस। नाउ by this amendment the competent authority will have the obligation to review the declaration of guilt which has been declared by the lokayukt, okay, under the lokayukt act। एंड उसके साथ साथ अब एक चीज और हो गई है कि पहले क्या था कि ऑर्डिनेंस में अब एक चेंज, पहले क्या था, पहले इस लॉ के अंदर कि लोकायुक्त वही हो सकता है
या तो वो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट का जज रहा हो या वो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ किसी भी हाई कोर्ट का रहा हो। लेकिन अब अमेंडमेंट के थ्रू बाय दिस ऑर्डिनेंस नाउ स्टेट गवर्नमेंट कैन अपॉइंट एनी पर्सन का मतलब एनी अपॉइंट एनी रिटायर्ड जज। So it does not specify कि he or she should be the retired judge of Supreme Court or High Court. He or she can be retired judge of any court और वो ओम्बड्समैन बन जाएगा लोकायुक्त एक्ट के अंदर। मूविंग फर्दर, सो पहली बार मलयालम फिल्म इंडस्ट्रीज में जब फिल्म प्रोडक्शन स्टार्ट होगी तो एक सेक्सुअल हरासमेंट पैनल बनाने की बात की जा रही है और अभी एक मूवी स्टार्ट भी होने वाली है 1744 वाइट एल्टो। एंड उस मूवी के स्टार्टिंग में ही जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने एक पैनल बनाया है एंड दैट्स अबाउट द सेक्सुअल हरासमेंट पैनल। ओके, अभी रिसेंटली मलयालम इंडस्ट्रीज में अभी एक्टर दिलीप हैं, उनके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट का केस लगा, कॉन्स्पिरेसी बहुत सारी चीजें लगी, जिसके चलते ये मलयालम फिल्म इंडस्ट्री जो है ये सारे स्टेप्स लिए जा रही है। मूविंग फर्दर, सो ऑन द एडिटोरियल पेज आज हमारे लिए दो एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन व्हेन द म्यूजिक स्टॉप, सो इट्स अबाउट द बोरिस जॉनसन को लेकर है। द सेकंड वन इट्स अबाउट द डिजिटल इकोनॉमी को लेकर है। इसको अपन पढ़ने वाले हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा है। कुछ चीजें समझेंगे, कुछ और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं होगी, बट हमें कुछ चीज समझनी है, जैसे WTO हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट हो गई, ये सारी चीजें पढ़नी है। एंड द थर्ड वन इट्स अबाउट द सेल्फ रिलायंट फार्मा इंडस्ट्री, ये अपन पढ़ने वाले हैं। चलो, फर्स्ट वी डिस्कस दी व्हेन द म्यूजिक स्टॉप। अब ये है क्या? देखो, यहां पर ऑथर ने एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है, सब हेडिंग लिखी है। उन्होंने बोला कि इवन दो बोरिस जॉनसन का सक्सेस रहा है, यूनाइटेड गवर्नमेंट का सक्सेस रहा है वैक्सीनेशन में, लेकिन तब भी बोरिस जॉनसन की जो लीडरशिप है वो स्क्रूटनी की जा रही है, अंडर स्क्रूटनी है। मतलब लोग अभी भी बोल रहे हैं कि बोरिस जॉनसन की लीडरशिप अच्छी नहीं है। अब ऐसा क्यों हुआ? व्हाट हैपेंड? अभी यूनाइटेड किंगडम में पार्टी गेट स्कैंडल हुआ था। अब ये पार्टी गेट स्कैंडल है क्या, पहले वो समझ लो। देखो व्हाट हुआ क्या, जब कोविड-19 था 2020 में और 2021 में, तो लॉकडाउन लगे हुए थे, है ना, और किसी को भी पार्टी करने की अलाउड नहीं था, कोई भी गैदरिंग अलाउड नहीं थी। लेकिन जो बोरिस जॉनसन कंजर्वेटिव पार्टी से जो हैं उनके मिनिस्टर्स, कंजर्वेटिव पार्टी के मेंबर्स मिलते थे, मुलाकात करते थे, पार्टी करते थे, गैदरिंग होती थी, वाइन होता था, सब कुछ होता था। तो इसी के चलते ये सब पब्लिक हो गया, और जब ये पब्लिक हुआ तो उसको हमने क्या नाम दिया, आम जनता ने वहां का क्या नाम दे दिया, पार्टी गेट स्कैंडल। और जिसके चलते, पार्टी गेट स्कैंडल के चलते, जो बोरिस जॉनसन जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं आपके यूनाइटेड किंगडम के, उनके जो 5 क्लोज फ्रेंड्स हैं या एडीज हैं, उनको रिजाइन करना पड़ा। ओके, एंड जब रिजाइन करना पड़ा तो एक तरीके से उसी के चलते जो बोरिस जॉनसन की प्राइम मिनिस्टरशिप है वो स्क्रूटनी में आ गई, उनकी लीडरशिप जो है वो स्क्रूटनी में आ गई। और स्कैंडल ने जो है ना एक तरीके से मोमेंटम गेन कर दिया था, जब यूके की मीडिया ने रिपोर्ट्स पब्लिश करी, फोटोग्राफ्स पब्लिश किए, सीनियर मेंबर्स जो हैं बोरिस जॉनसन की टीम के, उनकी गवर्नमेंट के, उनकी फोटोज जब आई कि भाई वो सेवरल पार्टीज अटेंड कर रहे हैं जून 2020 में, जब ये ऑर्डर था कि 2 पीपल ही अलाउड रहेंगे इंडोर में, उससे ज्यादा अगर कोई 2 लोगों से ज्यादा है इंडोर में तो बैन कर दिया जाएगा, और पार्टी कर रहे थे वो लोग। ओके, बाकी फिर पूरा यही बताया गया कि बोरिस जॉनसन आपका पार्टी गेट स्कैंडल में इन्वॉल्व थे, बहुत सारी चीजें। बट फाइनली जो ऑथर का यही कहना है कि जो फाइनली ऑथर का यही कहना रहा कि ऑथर ने यही पूरा पार्टी गेट स्कैंडल को समझाया, बट फाइनली ऑथर ने यहाँ पर जो बताने की कोशिश करी वो यही बताने की कोशिश करी है कि देखा जाए तो गवर्नमेंट का प्रोग्रेस रहा है वैक्सीनेशन एडमिनिस्ट्रेटर में, है, और यूके को एट द टॉप ऑफ ग्लोबल वैक्सीनेशन लीग टेबल्स में आ भी गया। लेकिन तब भी इट इज आयरॉनिक कि मिस्टर जॉनसन जो है इज इन ऑन नंबर 13 वॉज रिमेंबर्ड मोर देन ड्रिंकिंग पार्टीज एंड लॉकडाउन वायलेशंस। मतलब इवन दो ये नेशन में हम लोग ड्रिंकिंग पार्टीज और ये सारी चीजें जो हैं, ड्रिंकिंग पार्टीज और पार्टी गेट स्कैंडल जो है वो नंबर 10 पे रहा। मतलब एक बहुत बड़ा आपका लाइमलाइट जो है वो इस चीज ने ले लिया, इवन दो वैक्सीनेशन प्रोग्राम सक्सेसफुल रहा, उसने इतना लाइमलाइट नहीं ले पाया। ओके, चलो
इतना ही पढ़ना है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलो मूविंग फर्दर, एंड इट्स अबाउट दी नोट्स फॉर इंडिया एज अ डिजिटल ट्रेड जगरनॉट रोल्स आउट। अब कुछ कुछ चीजें पढ़नी है, पूरा एडिटोरियल पढ़ना भी नहीं है, ठीक है। सो लेट्स सी। सो रिसेंटली हुआ क्या, अभी डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2021 आई थी, है ना। अच्छा ये रिलेटेड है, अभी इसमें कहीं दिया हुआ नहीं है आपका डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2021, बट इट्स रिलेटेड, समझ में आ जाएगा आपको। देखो हुआ क्या, अब ये न्यूज में क्यों रहा, रीजन बीइंग क्योंकि अभी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2021 पब्लिश करी। सो इससे हमें एक चीज पता लगता है कि भाई डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2021 हैज बीन पब्लिश्ड बाय द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। एंड इस रिपोर्ट के अंदर फिलीपींस वाज अमंग द 6 कंट्रीज जिसने फ्री फ्लो ऑफ डेटा अक्रॉस द बॉर्डर जो है अलाउ कर रखा है। अब फ्री फ्लो ऑफ डेटा जो है वो बूस्ट करता है क्या, इकोनॉमी को। अगर आप फ्री फ्लो ऑफ डेटा अगर आप स्टार्ट करते हो अपनी इकोनॉमी में ना, तो आपकी डिजिटल इकोनॉमी जो ना उसे बूस्ट अप आ जाता है। बाकी और भी अदर 5 कंट्रीज हैं जो कि फ्री फ्लो ऑफ डेटा पे रिलाई करते हैं, जैसे कि कनाडा हो गया, आपका मैक्सिको हो गया, आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, सिंगापुर हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स हो गया। तो अब ये जो कंट्रीज है ना, ये कंट्रीज इनका जो अप्रोच है वो अप्रोच होता है लाइट टॉर्च अप्रोच। सो लाइट टॉर्च अप्रोच का मतलब होता है कि केयरफुली सेंसिटिवली आप अप्रोच करते हो या डील करते हो किसी भी चीज से, केयरफुली और सेंसिटिवली। बट जब भी हम बात करते हैं इंडिया की या चाइना की, इंडोनेशिया की, तो ये इनका जो अप्रोच होता है ना क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो में, वो होता है रिस्ट्रिक्टिव और गार्डेड। मतलब हम लोग ज्यादा डिजिटल, हम लोग ज्यादा बेसिकली हम लोग ज्यादा अपना डेटा जो है वो फ्लो नहीं करते, फ्री फ्लो नहीं करते, हम लोग गार्डेड लेके चलते हैं। हम सोचते हैं भाई लोग जो आउटरेजेस हो जाएंगे, लोगों की प्राइवेसी ब्रीच हो जाएगी, तो बहुत सारी चीजें हम लोग रिवील नहीं करना चाहते। और यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने यही रिकमेंड किया है ग्लोबल कम्युनिटी को कि हमें डिजिटल डेटा का फ्री फ्लो करना चाहिए अक्रॉस दी बॉर्डर, है ना। एंड उन्होंने बहुत सारी चीजें सजेस्ट भी करी हैं, सजेशन लाइक कि वर्ल्ड वाइड डेटा शेयरिंग होना चाहिए, हमें ग्लोबल डिजिटल पब्लिक गुड्स डेवलप करना चाहिए, ट्रस्ट हमें इंक्रीज करना चाहिए एक दूसरे के ऊपर, एंड जो अनसर्टेनिटी है डिजिटल इकोनॉमी में उसको रिड्यूस करने की जरूरत है। ओके, अब इसमें डब्ल्यूटीओ भी आ गया, तो डब्ल्यूटीओ के बारे में थोड़ा समझ लो, ये समझ में आ जाएगा। तो डब्ल्यूटीओ जो है वो यूएन के समय नहीं बना था, यूनाइटेड नेशन बना था 1947 में, 1945 में तब नहीं बना डब्ल्यूटीओ। उस अच्छा देखो, डब्ल्यूटीओ जब यूएन बना था 1945 में, तब बात भी हुई थी भाई ग्लोबल ट्रेड को लेकर कुछ करना पड़ेगा, तो एक गैट बना था, GATT, ठीक है, ये सारे काम करता था। अब GATT का काम क्या था, इट्स अबाउट द जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ठीक है। अब 19 आपका सॉरी या सो 1995 में फाइनली गैट को सक्सेसर मिल गया और उसका नाम क्या रखा गया, WTO। तो WTO कब आया, 1995 में, ठीक है। एक 1994 1995 में यूग्रे राउंड्स हुए थे, एंड यूग्रे राउंड्स में WTO के फॉर्मेशन की बात की गई थी। और जब भी कभी पूछा जाए कि किस एग्रीमेंट से WTO का फॉर्मेशन हुआ, तो मैराकेश हमेशा याद रखना, मैराकेश एग्रीमेंट से WTO का फॉर्मेशन हुआ था। मैराकेश एग्रीमेंट मतलब, क्योंकि मैराकेश जो है मोरक्को में है, एंड वहां पर एग्रीमेंट साइन हुआ था अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ WTO एंड अबाउट द सक्सेसर ऑफ गैट, जिसके चलते उसको हम मैराकेश एग्रीमेंट भी बोलते हैं। ओके, चलो अच्छा डिफरेंस समझ लो भाई, गैट और WTO में डिफरेंस क्या होता है। सो गैट जो है इट्स मेनली डील विद दी आपका ट्रेड इन गुड्स। जब हम WTO की बात करते हैं, सो WTO ट्रेड इन गुड्स का भी एग्रीमेंट जो है कवर करता है, उसके साथ साथ आपके सर्विसेज को भी इंक्लूड करता है एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के ट्रेड को भी, ठीक है। चलिए मूव ऑन करते हैं टुवर्ड्स दी नेक्स्ट एडिटोरियल, एंड दैट्स अबाउट दी आपका सेल्फ रिलायंट फार्मा इंडस्ट्री। देखो अब ये है क्या, बोलना क्या चाहता है ऑथर। देखो ऑथर का ये कहना है कि रिसेंटली देखा जाए तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है वो वन ऑफ द की सेक्टर है फॉर द आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम के अंडर। एंड जो फर्स्ट फेज 1 है ऑफ द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव का, PLI, अब समझेंगे भाई PLI होता क्या है, लेकिन पहले ये थोड़ा समझ लो कि जो फेज 1 है PLI का, उस PLI के फेज 1 में इस सेक्टर को भी इंक्लूड किया गया। एंड बाय इंक्लूडिंग दिस सेक्टर इन द फेज 1 ऑफ द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, जिसके चलते हम लोग जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है वो रिड्यूस हो जाएगी, है ना।
ड्रग इंटीमिडेटरीज है, की स्टार्टिंग मटेरियल्स हैं, उनकी भी जो हम लोग इंपोर्ट करते थे उसकी भी डिपेंडेंसी जो है हम लोग रिड्यूस कर देंगे। एंड ये स्कीम जो है पीएलआई स्कीम, और उसमें आपका फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भी जुड़ गया, जिसके चलते हम लोग जो बहुत सारी कंट्रीज का जो लॉट ऑफ इंटरेस्ट है वो अट्रैक्ट करेंगे, है ना। हम लोग बहुत सारे मेजर्स को अडॉप्ट करने वाले हैं जिससे हमारी डिपेंडेंसी है चाइना के ऊपर फॉर दी एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, वो रिड्यूस हो जाएगी। एंड जो हमारा स्कीम की एक्सपेक्टेशन है उस एक्सपेक्टेशन को हम लोग मैचअप कर लेंगे। अब सबसे पहली बात कि इससे इंडिया को एडवांटेज मिलेगा क्या पीएलआई से। देखो, पहली बात तो कॉस्ट इंसेंटिव होगा। कॉस्ट इंसेंटिव का मतलब कि अगर आप आत्मनिर्भर भारत की तरफ जा रहे हो, पीएलआई अंडर स्कीम के अंडर गवर्नमेंट पैसा देगी, आपको बेनिफिट देगी, तो जो प्रोडक्शन का जो पैसा लगता था, प्रोडक्शन का जो आप बहुत सारा पैसा लगता था, वो रिड्यूस होगा। एंड वो पैसा जो है ना वो आर एंड डी में लगाया जाएगा। आर एंड डी मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिससे हमारी एफिशिएंसी जो है इंडियन फार्मा कंपनीज की वो बूस्ट अप हो जाएगी। ठीक है। एंड अगर बोला भी गया है कि अभी जो इंडियन ड्रग्स एंड फार्मा के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो $5.78 बिलियन है ना, रीच किया है बिटवीन अप्रैल टू जून इन द ईयर 2021। ये चीज बताया गया। फिर इकोनॉमिक ड्राइव्स भी आएंगे। इकोनॉमिक ड्राइव्स का मतलब कैसे होगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, हाई इकोनॉमिक ग्रोथ होगी बिकॉज ऑफ द इंक्रीज पेनिट्रेशन ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, जिसके चलते हमारा जो एक्सपेंडिचर है हेल्थ केयर में एंड मेडिसिन में वो पुश होगा। ठीक है, इकोनॉमिक ड्राइव्स आएंगी। पॉलिसी सपोर्ट मिलेगी क्योंकि अब पीएलआई के अंडर ये सेक्टर भी आ गया, फार्मा सेक्टर भी आ गया, जिसके चलते गवर्नमेंट जो है वो आपको इंसेंटिव भी देने वाली है और इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज हो जाएगा। सो अगर फार्मा इंडस्ट्रीज आत्मनिर्भर की तरफ जाती है, सेल्फ रिलायंस की तरफ जाती है, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी इनफ्लो होगा इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स के अंदर। एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि $130 मिलियन यूएस जो है वो इंक्रीज हो जाए, और भी इंक्रीज हो जाए, जो कि अभी करंट में है एफडीआई $130 मिलियन है, वो और इंक्रीज किया जाएगा। ओके, सो वही फिर ऑथर ने यहाँ पूरी कहानी बताई कि देखा जाए तो अराउंड 239 एप्लीकेशन जो है 2 राउंड्स में आई थी फ्रॉम दी अराउंड 3000 फर्म्स कि हमें पीएलआई के अंडर हमारी कंपनी को जोड़ देना चाहिए, जिसमें सिर्फ 61 एप्लीकेशन सिलेक्ट हुई हैं, है ना। एंड जो 11 बेनिफिशियरीज थे उन्होंने स्कीम से विड्रॉ कर लिया, जिसके चलते जो बेनिफिशियरीज फार्मा कंपनीज एप्लीकेशंस हैं वो 50 बची हुई हैं बस अभी। एंड वही बताया गया कि अराउंड 41 प्रोडक्ट्स पर ये स्कीम जो है, ये बेनिफिट जो है वो दिया जाएगा टू दी 50 एप्लीकेंट्स। ये सारी चीजें बताई जा रही हैं। बाकी पूरा का पूरा यही बताया गया कि पीएलआई के जुड़ने से क्या होने वाला है एंड अबाउट दी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस आल्सो। ये चीज़ और बोला गया कि हमें पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को इन्वॉल्व करने की जरूरत है, हर चीज़ प्राइवेटाइज नहीं करनी है बिकॉज दिस इज अ मैटर ऑफ हेल्थ। एंड आगे चल के ऐसा ना हो कि सारी चीज़ें महंगी हो जाएं और हम लोग जो लार्ज पॉपुलेशन है जो कि अफोर्ड नहीं कर सकता हेल्थ, उनके लिए अनअफोर्डेबल ना हो जाए। मूविंग फर्दर ऑन दी नेशनल न्यूज, सो व्हाट हैपन, सो एक्टिविस्ट का यही कहना है कि मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की वो यूनिवर्सल होनी चाहिए। तो क्या अभी रिसेंटली जो मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम है क्या यूनिवर्सल नहीं है? तो इंडिया में एक स्कीम, इसका नाम है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। एंड अंडर दिस स्कीम जो कि 2017 में आई थी, उसमें बोला गया था कि पहला बच्चा जो होगा उसको 5,000 रुपए प्रोवाइड किए जाएंगे एज अ कंपनसेशन, जिससे विमेन एज अ कंपनसेशन एज, क्योंकि विमेन को लॉस ऑफ वेजेस होगा। एंड अगर दूसरा बच्चा गर्ल चाइल्ड होता है तो फिर उसको बेनिफिट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ठीक है, तो एक्टिविस्ट का यही कहना है भाई अगर दूसरा बच्चा बॉय भी हुआ तो भी आपको बेनिफिट देने की जरूरत है, तो यूनिवर्सलाइज कर दो जो मैटरनिटी बेनिफिट है। मूविंग फर्दर, सो जेएनयू को पहली फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर बनी है एंड द नेम इज शांति श्री पांडित। तो शांति श्री पांडित विल बी दी फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। मूविंग फर्दर, सो फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी न्यू मीडिया एक्रेडिशंस गाइडलाइंस इशू किए हैं। एंड अंडर दीज गाइडलाइंस जो वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस वो ये है कि आपके एक्रेडिशंस जो हैं वो विड्रॉ हो सकते हैं, सस्पेंड हो सकते हैं अगर जर्नलिस्ट या एंकर जो है वो एक्ट करता है एक्ट करता है अगेंस्ट दी नेशनल सिक्योरिटी या प्रिजुडिशियल टू दी नेशनल सिक्योरिटी, सुवरेनिटी, इंटीग्रिटी एंड फ्रेंडली रिलेशन। सिंपल सा मतलब जो एक्सेप्शन दिए गए थे ना आर्टिकल 19 के,
बस वही। मूविंग फर्दर, अच्छा ये पूरा पेज पॉलिटिक्स से भरा हुआ है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है। सो ऑन द नेशनल न्यूज अगेन, सो व्हाट हैपन, इंडिया ने कल अराउंड 65.5 थाउजेंड कोविड 19 के नए केसेस निकले एंड अराउंड 1170 डेथ्स हुई हैं। बट एक पॉजिटिव अच्छी बात आ रही है, दैट्स अबाउट दी जो पॉजिटिविटी रेट है, जो कि पहले हमने 8% सुना था, अब 5.6% पे आ गया। तो इट मीन्स कि 100 लोगों का अगर टेस्ट हो रहा है तो उसमें सिर्फ 5.6 लोग ही पॉजिटिव आ रहे हैं। नाउ गवर्नमेंट डिसाइडेड कि अब आधार मैंडेटरी नहीं होगा कोविन में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, ठीक है। सो देर इज नो मैंडेटराइजेशन ऑफ आधार फॉर द रजिस्ट्रेशन अंडर द कोविन पोर्टल। सो होम मिनिस्ट्री ने थोड़ा समय मांगा है, होम मिनिस्ट्री ने बोला है कि हमें थोड़ा और समय चाहिए, क्योंकि हमें समय चाहिए टू फ्रेम दी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट रूल्स, ठीक है, क्योंकि अभी भी पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो कंसल्टेशन प्रोसेस में है और हमें रूल्स जो है उनको फ्रेम करने के लिए हमें थोड़ा समय की जरूरत मांगी गई। एंड प्रधानमंत्री केयर फंड जो है उसका ऑडिट हुआ एंड बताया गया कि अराउंड 1/3 ऑफ दी जो टोटल फंड है वो स्पेंड कर दिया गया है, ये चीज बताया गया। और अभी भी अराउंड 7,000 करोड़ रुपए बचा हुआ है इन दी पीएम केयर फंड के अंदर। ऑन दी वर्ल्ड न्यूज, सो फ्रांस के प्रेसिडेंट एमेनुअल मैक्रोन, उन्होंने कल मुलाकात करी व्लादिमीर पुतिन द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, एंड दे हैव बोथ डिस्कस अबाउट द सिचुएशन ऑफ यूक्रेन। एंड फ्रांस ने रशिया को यही बोला है कि आप जल्दी से जल्दी यूक्रेन के मैटर को डी एस्केलेट कर दो, मतलब जल्दी जल्दी रिजॉल्व करो इशू को। मूविंग फर्दर, सो फाइनली ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट डिसीजन लिया है कि फ्रॉम द 21st ऑफ फरवरी वी विल एंटरटेन द टूरिस्ट, मतलब इंटरनेशनल टूरिस्ट हम लोग एंटरटेन करना स्टार्ट कर देंगे एंड हमारी कंट्री में आ सकता है। इकोनॉमिक न्यूज में ऐसे कुछ न्यूज नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हो। सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। हम लोग कल फिर मिलेंगे विद सम एक्साइटिंग न्यूज, एक्साइटिंग करंट अफेयर्स। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय गाइस।